सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। So Jai Hind everyone, welcome to Indian News Analysis, and in this video we are going to talk about Russian strategic bomber Tu-22 M3। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया के टुपोलेव Tu-22M के बारे में, जिसको कि बैकफायर के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों ये बॉम्बर इतना ज़्यादा घातक है और क्या भारत इसको लेने वाला है, क्योंकि समय समय पर इसको लेकर के न्यूज़ आती रहती है कि भारतीय वायुसेना इस पर इंटरेस्टेड है। तो पूरी बात हम जानेंगे, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं इस बॉम्बर के बारे में डिटेल में। तो Tu-22 जिसको कि बैकफायर के नाम से जाना जाता है, ये एक लॉन्ग रेंज का स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम स्ट्राइक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जिसे टुपोलेव ने सोवियत एयरफोर्स के लिए डेवलप किया था। Tu-22M बेसिकली Tu-22 डिज़ाइन पर बेस्ड है और पहले Tu-22M के प्रोटोटाइप ने अपनी पहली उड़ान अगस्त 1969 यानी 1969 में भरी थी, और पहले Tu-21M के जो प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट है उसने जो अपने पहली फ़्लाइट थी वो जुलाई 1971 में पूरी की, और 1987 में इसे कॉम्बैट मिशन के तहत अफ़गानिस्तान में तैनात कर दिया गया, जहां पर इसके कॉम्बैट ट्रायल्स भी हुए और इसने बॉम्ब्स भी गिराए। उसके बाद Tu-22M3 को 1995 में चेचन्या कॉम्बैट ऑपरेशन के तहत चेचन्या में डिप्लॉय किया गया था। इस एयरक्राफ्ट को पूर्णतः न्यूक्लियर स्ट्राइक और कन्वेंशनल अटैक ऑपरेशन के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन बाद में एंटी शिप और रिकॉन मिशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाने लगा। Tu-22M के जो वेरिएंट्स पे अगर हम नज़र डालें तो इसका जो पहला वेरिएंट है वो है Tu-22M1, जो कि नेवल ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है रशियन एयरफोर्स के द्वारा। दूसरा है Tu-22M2, और ये Tu-22M1 का ही कोई एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसमें बड़े फ्यूजलेज, ट्विन इंजन्स और एक्सटेंडेड विंग और इसके अलावा अंडर कैरेज का भी यूज़ किया गया है। और इसी का एक इन्हेंस वेरिएंट आया बाद में जो है Tu-22M3, जो कि सबसे एडवांस और सबसे आधुनिक वेरिएंट इसका माना जाता है। ये बाकी के वेरिएंट्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और इसे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स के बाद रशियन एयरफोर्स को सौंपा गया। अगर हम इसके डिज़ाइन पर नज़र डाल लें तो Tu-22 में एक बड़ी वेरिएबल स्वीपिंग फ्यूजलाज डिज़ाइन का यूज़ किया गया है। वही एयरक्राफ्ट एक स्टेप कॉकपिट और वेरिएबल ज्योमेट्री के साथ आउटर विंग पैनल्स को भी इसमें फीचर किया जाता है। उसके अलावा Tu-22M3 की बात करें तो इसकी जो लेंथ है तकरीबन 42.4 मीटर की है। वहीं इसका जो विंग स्पैन है वो तकरीबन 34.2 मीटर का है और इसकी हाइट तकरीबन 11.5 मीटर की है। इसका एम्प्टी वेट तकरीबन 53,500 kg का है। वहीं इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1,26,400 किलोग्राम का है। अब आइए नज़र डाल लेते हैं इसके कॉकपिट पे। तो Tu-22M3 में एक सेमी ग्लास कॉकपिट का यूज़ किया जाता है और इसमें 4 क्रू मेंबर्स की जगह होती है, और चारों क्रू मेंबर एक अपवर्ड फायरिंग इजेक्शन शीट पर बैठते हैं, और इसमें सभी क्रू मेंबर्स के लिए एक डेडिकेटेड पैनल दिया गया है, जैसे कि पायलट, नेविगेटर, ऑपरेटर और कमांडर के लिए। वही इसमें एक प्रेशराइज कॉकपिट को यूज़ किया जाता है जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को भी इक्विप किया गया है। तो यहाँ पर अभी ऐसा खबर आया है कि एक बार फिर से रशिया अपने Tu-22M3 की फ्लीट को एक नए अपग्रेड के साथ गुजारने वाला है, जिसके बाद इसमें जो मॉडर्न एवियोनिक्स हैं उनका यूज़ किया जाएगा। वहीं अगर इसके हम मौजूदा रेडार और सेंसर्स पर नज़र डालें तो इस एयरक्राफ्ट में एक PNAD बॉम्बिंग नेविगेशन रेडार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें ऑर्गन 2 रेडार फायर कंट्रोल सिस्टम और टीवी बेस्ड एक बैकअप ऑप्टिकल बम साइट भी यूज़ की जाती है। वहीं इसमें काउंटर मेजर के तौर पर एक रडार वार्निंग रिसीवर, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर और इसके अलावा और भी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम है वो इंटीग्रेट किए गए हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रशियन एयरफोर्स ने पब्लिक में नहीं दी है। वहीं अब आइए नज़र डाल लेते हैं इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पे, जैसे कि इसके इंजन और दूसरी चीज़ों के बारे में। तो अगर हम इंजन की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट की सबसे खास बात इसका इंजन ही है, जो कि इसको एक मैसिव पावर देता है। इसमें 2 NK25 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स का यूज़ किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक इंजन 247.9 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट करते हैं। वहीं इसकी जो मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी है वो तकरीबन 54,000 किलोग्राम की है, और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तो हमने आपको बता ही दिया कि 1,26,000 किलोग्राम का है। वहीं इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो तकरीबन 2,300 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं इसकी रेंज तकरीबन 6,800 किलोमीटर की है। इसका कॉम्बैट रेडियस 2,410 किलोमीटर का है और इसकी फेरी रेंज तकरीबन 7,000 किलोमीटर की है, और ये तकरीबन 14,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। वहीं अगर हम इसके हथियारों पर नज़र डालें
तो इसमें तमाम प्रकार के आधुनिक हथियार को यूज़ किया जा सकता है। खासकर जैसा कि आपको शुरू में ही हमने बताया, इस एयरक्राफ्ट को बनाने का मकसद ये था कि ये एयरक्राफ्ट जो न्यूक्लियर स्ट्राइक है और कन्वेंशनल स्ट्राइक है उसको परफॉर्म करेगा। इसी के मद्देनज़र इसके हार्ड पॉइंट्स में KH-22 जैसी स्टैंड ऑफ मिसाइल्स, वहीं KH-15 जैसी न्यूक्लियर मिसाइल को फिट किया गया है। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट अपने साथ KH-22 और KH-15P जैसी एंटी रेडार मिसाइल्स को भी अपने साथ ले जा सकता है। वही फ्री फॉल बम्स की बात करें तो इसमें FAB 250 और FAB 1500 बम्स को यूज़ किया जाता है। और ऐसा सुनने में आया है कि इसमें नए अपग्रेड्स के बाद कुछ आधुनिक मिसाइल हैं जो इसमें यूज़ की जाएंगी। वहीं इसकी एयर टू एयर जो अटैक कैपेबिलिटी है उसमें भी कुछ सुधार किया जाएगा ताकि अपने आप को डिफेंड कर सके दूसरे फाइटर्स के अटैक से। तो यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी थी। अब आइए एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस एयरक्राफ्ट का, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सकता है या नहीं। तो ओवरव्यू पे अगर हम नज़र डालें तो इसकी क्रू कैपेसिटी 4 की है, वहीं इसकी लेंथ 42.46 मीटर की है, इसका विंग स्पैन 34.28 मीटर का है और इसकी हाइट 11.05 मीटर की है। इसका एम्पटी वेट 58,000 किलोग्राम का है, वही इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1,26,000 किलोग्राम का है। तो अब बात करते हैं कि क्या ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सकता है। तो आधिकारिक तौर पर तो अभी भारतीय वायुसेना ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि उसे फाइटर बॉम्बर की ज़रूरत है या बॉम्बर एयरक्राफ्ट की एक डेडिकेटेड बॉम्बर की ज़रूरत है। लेकिन अलग अलग जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, अलग अलग जो आर्टिकल लिखते हैं और हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, उनका ये मानना है कि जैसा कि चीन के साथ हालात चल रहे हैं और चीन ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है, तो ऐसे में भारत को अर्जेंटली एक बॉम्बर की ज़रूरत है जो कि न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को परफॉर्म कर सके। और इसके लिए 2 बॉम्बर्स के नाम हमेशा सजेस्ट किए गए हैं। पहला है TU-160 TU-160 और दूसरा है TU-22 M3। तो यहाँ पर यही 2 बॉम्बर हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय हमेशा रहे हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने कभी नहीं कहा कि उसे बॉम्बर्स की ज़रूरत है। तो ऐसे में हम नहीं कह सकते कि क्या भारत इसको लेगा या नहीं लेगा, वो फ्यूचर में हमें पता ही चलेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।